Hello everyone, once again welcome back to our YouTube channel. So now in this video we are going to start our next chapter number 4 को आज किस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं संपादकीय लेखन। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने भी लेसन दिए गए हैं इससे पहले के सभी को हमने कंप्लीट कर लिया है बिल्कुल स्ट्रक्चर वे में, और जो प्लेलिस्ट है वो बिल्कुल सही तरीके से बिल्कुल ईजी तरीके से वहाँ पे सेटअप है। सारे लेसन को आप इजीली देख सकते हो। वहाँ पे जितने भी लेसन है वहाँ पे थंबनेल में ही आपको सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी, कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो इससे पहले अगर आपने कोई भी क्लास को मिस कर दिया, कोई भी क्लास आपने या कोई भी लेसन आपने नहीं समझा है, तो आप प्लेलिस्ट के थ्रू उसको समझ सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास विदाउट एनी फर्दर डिले। तो यहाँ से ये आज की हमारी क्लास का चैप्टर आउटलाइन है, मतलब कि आज की इस क्लास में हम कौन कौन से टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, कौन कौन से ऐसे कॉन्सेप्ट है जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग दिया गया है। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पे काफ़ी सारे ऐसे टॉपिक दिखाई दे रहे हैं जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग दिया गया है, तो वन बाय वन इन सभी को हमें कंप्लीट करना है और इस लेसन को कंप्लीट करना है। सो अब स्टार्ट कर लेते हैं अपनी क्लास को, क्योंकि ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, डायरेक्टली पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। तो यहाँ से हमारी जो क्लास है स्टार्ट होने वाली है। लेखन, अभिप्राय, महत्व और प्रकार। सबसे पहले हम देखेंगे कि लेखन होता क्या है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, इसके बारे में मीनिंग को समझेंगे। देन उसके बाद में इसके इंपॉर्टेंस को डिस्कस करेंगे और लास्ट में जाके इसके टाइप्स को डिस्कस करेंगे। अब जैसे कि आपको पता है कि कोई भी जो संवेदनशील है या विचारवान जो व्यक्ति है, कोई भी ऐसा पर्सन जो कि अपनी सशक्त अभिव्यक्ति के लिए लेखन को एक बेस बना के चलता है, मतलब कि अपनी इच्छाओं को, अपने इमोशन को, अपने फीलिंग को, अपने ओपिनियन को, अपने एक तरीके से एक्सपीरियंस को, मतलब जो भी चीज़ हमारे पास में अवेलेबल है, हमारे अंदर वो क्वालिटी है, फीचर है, जिसको हम किसी न किसी के साथ में अभिव्यक्त करना चाहते हैं, चाहे वो एक सिंपल सी वर्ड या सिंपल सा एक हमारे पास में कोई बातचीत ही क्यों ना हो, जिसको हम किसी दूसरे व्यक्ति के साथ में अभिव्यक्त करना चाहते हैं। तो कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा संवेदनशील होते हैं, विचारवान होते हैं, तो वो क्या करते हैं, लेखन को एक बेस बना के चलते हैं, मतलब कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं। लेकिन जो लेखन का जो अभिप्राय है, मतलब इसका जो मीनिंग है, वो मौखिक रूप को शब्द अंकित करना नहीं है, कि सिर्फ और सिर्फ इसका जो मीनिंग है वो ये नहीं है कि मौखिक रूप से शब्द अंकित करना है, बल्कि जो लेखन है इसके लिए नवीनता की जरूरत पड़ती है, आवश्यकता होती है। कोई भी जो लेखक है वो अपनी संवेदना भोगे हुए यथार्थ या अनुभव आदि को सृजनात्मक रूप में भावभूमि देता है, तो निश्चित ही क्या होगा कि उसकी जो लेखनी अभिव्यक्ति है उसे मूर्त रूप देती है। लेखन के लिए पठन की आवश्यकता होती है, मतलब कि जैसे अगर हम किसी भी चीज़ को लिखना चाहते हैं तो उसके साथ साथ में हमें रीडिंग की भी ज़रूरत होती है। सिमोन द वो आर जो लिखते हैं, उन्होंने बताया कि किसी भी पढ़ने से सुखद चीज़ कोई अगर है तो वो लेखन है, मतलब कि किसी चीज़ को अगर हम रीड करते हैं उससे भी ज़्यादा कोई अगर अच्छा फील करने वाली चीज़ है वो है उस चीज़ को राइट करना। इतिहास से विदित है, मतलब काफ़ी पहले इस चीज़ को डिफाइन किया गया है, जिससे कि अब कोई भी जो चीज़ है जो कि काफ़ी लंबे टाइम से, मतलब एक हिस्ट्री के रूप में जिसे हम पढ़ते हैं, तो वो सिर्फ इसलिए कर पाते हैं क्योंकि मतलब जिस भी व्यक्ति ने इस चीज़ को लिखा होगा, जिसने भी अपना कोई निशान छोड़ा है, उसे लिखने की महारत हासिल की थी। मतलब कि अगर किसी टाइम पे किसी व्यक्ति ने किसी चीज़ के बारे में डिफाइन किया था, लिख के बताया था, तभी तो आज हम उसको हिस्ट्री के रूप में देखते हैं कि उस टाइम पे ये हुआ था, उस टाइम पे ये हुआ था। तो ऐसा हम कैसे जान पाते हैं? हम ऐसा तो नहीं है कि उस टाइम में हम जाके देखेंगे, हम सिर्फ उसी मतलब इस बेस पे ही देख सकते हैं या इस बेस पे ही जान सकते हैं, क्योंकि हमारे पास में वो चीज़ रिटर्न में अवेलेबल है। हमें पता है कि इस चीज़ को इन्होंने डिफाइन किया था। काफ़ी सारे ऐसे लेखक हैं, काफ़ी सारे ऐसे बड़े बड़े महान व्यक्ति हैं जिन्होंने उस चीज़ को डिफाइन किया था, उस वजह से आज हम उस चीज़ को जान पाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए देख लो, जैसे ये महाभारत हो गई, रामायण हो गई, ये काफ़ी लंबे हज़ारों साल पुरानी चीज़ है, जो कि हम अगर ये सारी चीज़ें जो आजकल हमें अवेलेबल है, जैसे कि काफ़ी सारे बुक्स है जिसके थ्रू हम काफ़ी सारे जान सकते हैं। आजकल सीरियल्स भी काफ़ी सारे इनके बेस पे आते हैं, जिसमें दिखाया जाता है पूरे महाभारत को, पूरे रामायण को, तो हम ईजिली देख सकते हैं। बट अगर छोड़ो, अगर ये टेलीविज़न वगैरह इन सब को अगर हम साइड कर दें, तो अगर हम नॉर्मली बात करें तो यहाँ पर देखो किसी न किसी व्यक्ति ने इस महाभारत हो गए, रामायण हो गए, ऐसे काफ़ी सारे ऐसे महान पुस्तकें हो गए जिनके बारे में डिफाइन किया था सिर्फ रिटर्न के फॉर्म में। इस वजह से आज हम उस चीज़ को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। क्योंकि अगर मान लो अगर इस चीज़ को उस
उस टाइम पे उन व्यक्तियों ने अगर उसको डिफाइन नहीं किया होगा तो आज हम इन सारी चीज़ों के बारे में जान नहीं पाते, इन सारी चीज़ों से हम वंचित हो जाते। तो इससे हम क्या समझ सकते हैं, जो लेखन चीज़ है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके बेस पर ही कोई चीज़ जो है वो एक इतिहास के रूप में हमेशा के लिए अमर हो जाती है। लेखक जिस समाज में रहता है उस समाज की जो समस्याएं होंगे, कोई भी जो विडंबनाएं हो गए, दुख हो गए, पीड़ा हो गए आदि, कोई भी ऐसी चीज़ है जिसे सृजनात्मक के नए आयाम में ढूंढने को मिलती है। साहित्य के अलग अलग विधानों में देखोगे लेखक के पीछे यही कारण रहा है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल भी बताया गया, जैसे कि जो प्रेमचंद है इन्होंने अपनी रचनाओं में भी बताया, इस चीज़ को डिफाइन किया था कि परिवेश में उन सभी पक्षों का उन्होंने चित्रण किया था जो कि उनके अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा आवश्यक थे। तो ऐसा प्रतीत होता है कि हमारी ही गाथा हमारी भाषा में सरलता से कह दी गई है, मतलब कि कोई भी जो चीज़ ऐसी है जो कि गाथा के रूप में, तो उसे ईजी से ईजी, मतलब कि जो अभी हमारी भाषा है उसमें ईजी तरीके से उस चीज़ को कह दी गई है। भाषा हमारे पूरे व्यक्तित्व को बनाती और दर्शाती है कि हम किस तरीके से अपनी भाषा का यूज़ करते हैं, कितने मैनर से बात करते हैं, कितने पोलाइटली बिहेव करते हैं। तो ये सारा क्या है हमारे लैंग्वेजेस के थ्रू प्रतीत होती है। भाषा ही हमें दूसरों से अलग भी करती है। एक शिक्षित और एक अशिक्षित व्यक्ति के बीच में जो अंतर होता है वो भाषा के माध्यम से ही होता है। अब यहाँ पे देखो ये जो लाइन दिया गया है, भाषा ही हमें दूसरों से अलग करती है। अब इस लाइन का ये मतलब नहीं है कि हम किसी से बात ना करें या हम उनके साथ में ना रहे। इस लाइन का मतलब ये है कि हमें डिवाइड कर देता है। अब डिवाइड कैसे करता है, जैसे देखोगे अगर कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा है तो उसका जो बोलने का जो तरीका होगा वो अलग होगा। अगर कोई व्यक्ति अशिक्षित है, अगर वो पढ़ा लिखा नहीं है, उसके पास में इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो उसका जो बात करने का जो तरीका होगा, टोन होगा, जो एक पोलाइटली होगा, मतलब ये सारी चीज़ें हैं। अगर मान लो कि कोई अगर ऐसा व्यक्ति है जो कि नहीं पढ़ा लिखा है, चलो मान लिया वो व्यक्ति भी काफ़ी ज़्यादा सही हो सकता है, बट कहीं ना कहीं एक डिफरेंस देखने को मिल जाती है। इस वजह से ये क्या करती है, दूसरों को इस चीज़ से अलग कर देती है। भाषा कैसे मुख्य 4 कौशल है, जैसे कि बोलना हो गया, पढ़ना हो गया, सुनना हो गया और लिखना। लेकिन ये जो 4 कौशल में लेखन जो है वो सबसे अंतिम भी है, सबसे लास्ट भी है और सबसे ज़्यादा प्रौढ़ कौशल भी है। वर्तमान युग का अगर हम बात करें तो वर्तमान युग का जो लेखन है विशेषज्ञता से युक्त है, मतलब काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर फीचर्स है। आज लेखन के क्षेत्र में जो ये विशेषज्ञता है, मतलब कि जो फीचर्स है, इसी की महत्ता है, मतलब कि महत्व है। आर्थिक हो गया, सामाजिक हो गया, राजनीतिक हो गया, व्यवसाय, खेल कूद, मतलब जितने भी ऐसे आप क्षेत्र देखोगे सभी में जो लेखन के जो विशेषज्ञ होते हैं, जो मतलब कि स्पेशलाइजेशन के तरीके से जो व्यक्ति इस तरीके से स्पेशलिस्ट होते हैं, उन्हीं की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता होती है, नीड रहती है। लेखन के लिए जो शब्द भंडार है की आवश्यकता होती है कि हमारे पास में इतने वर्ड्स होने चाहिए ताकि हम सारी चीज़ों को सही तरीके से एक्सप्लेन कर सके। ऐसा ना हो कि हम बोलना तो चाहते हैं बट किस तरीके से बोलना है, कौन से वर्ड्स को यूज़ करना है, ये हमें नहीं पता हो। शब्दों का जितना भंडार जो है लेखक के पास में रहेगा, उसकी जो रचना होगी वो उतनी ही ज़्यादा सरलता से दर्शन जो है वो ग्रहण करती है। मतलब कि जितना ज़्यादा शब्दों का भंडार उनके पास में होगा वो उतने ही ज़्यादा अपनी रचना को अट्रैक्टिव बना सकते हैं और इजी तरीके से उस चीज़ को बता सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि शब्द नपे तुल्य प्रेरणा उत्पन्न करने वाले भावों को अभिव्यक्त करने में काफ़ी ज़्यादा सक्षम बनाते हैं, कैपेबल बनाते हैं और अपने अर्थ को स्पष्ट रूप से करने में भी, मतलब जो भी हम वर्ड्स को वहाँ पे डिफाइन कर रहे, लिख रहे, उनका जो मीनिंग बनता है, जो भी उनका अर्थ बनता है, उसको स्पष्ट रूप से सक्षम होने चाहिए, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा क्लियर होना चाहिए। तो ये गुण उस चीज़ में होना चाहिए सभी वर्ड्स में। शब्दों की जो ध्वनि हो गया कि हम कितने ज़्यादा मतलब लाउडली बोल रहे, काफ़ी ज़्यादा स्लो बोल रहे, या उनकी जो प्रकृति हो गया, उनका जो पर्याय हो गया, उनकी शक्ति हो गया, विकास हो गया, इन सभी को जो समझने का जो एक प्रयास है वो किया जाता है। लेखन के लिए वाक्य रचना में जो काफ़ी ज़्यादा दक्षता का होना अनिवार्य है, उनके अंदर ये स्किल होनी चाहिए ताकि वो इन सारी चीज़ों को मतलब कि सही तरीके से रचना में इस चीज़ को इंक्लूड कर सके और सही तरीके से उस चीज़ को बता सके। क्योंकि ये जो लेखन प्रक्रिया होती है इसमें इस बात को ही सबसे ज़्यादा ध्यान में रखा जाता है कि जो वाक्य है वो अधिक से अधिक प्रभावशाली बन सके, ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव हो सके। वाक्य में जो भी शब्दों का प्रयोग किया जाएगा, मतलब जो भी शब्द को हम प्रयोग करेंगे, वो व्याकरण की दृष्टि से उसमें शुद्धता होनी चाहिए, कोई भी उसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। वाक्य रचना काफ़ी ज़्यादा संक्षिप्त होनी चाहिए ताकि जो भी पाठक है, मतलब जो कि रीड करने वाला जो व्यक्ति है, उसको जब उसको समझेगा तो उसको समझने में सुगमता हो, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा उसके लिए ईजी हो जाए, उसके लिए टफ ना हो किसी भी वर्ड्स को समझना या किसी भी जो वर्ड है उसके अर्थ को समझना।
वाक्य के निर्माण में जो लेखक है उसमें लेखक में प्रतिभा, प्रौढ़ता, अनुभव की जो व्यापकता है या अध्ययन की जो गंभीरता है ये अपेक्षित रहती है। इस वजह से लेखन के लिए शब्द ज्ञान और अध्ययन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। जो शब्द ज्ञान होते हैं ये बेसिकली दो प्रकार से हो सकता है, या तो हम उसको सुनकर कर सकते हैं या दूसरा उसको अध्ययन से कर सकते हैं। संवेदनाओं को भाषा के साथ में कितना भी ज़्यादा उसमें जो रचनाकार है जो कि इस चीज़ को रचना कर रहा है वो उसको बना सकता है। यह लेखक की कुशलता का परिणाम है कि वो कितना ज़्यादा स्किलफुल पर्सन है, ये उसी के बेस्ड पे जो उसका परिणाम है वो इसी पे आधारित हो जाता है। कितनी कुशलता के साथ में वो अपनी बात को जो पाठक है मतलब जो उस चीज़ को पढ़ेगा उसको संप्रेषित करता है, मतलब कि उसको उसके साथ में कम्युनिकेट करता है, शेयर करता है। ये जो चीज़ है ना यही उसकी पहचान होती है। तो इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि किसी भी लेखक की जो पहचान है उसके उत्कृष्ट और प्रौढ़ लेखन से ही होती है कि वो किस तरीके से, कितनी कुशलता से, कितने प्रभावशाली तरीके से अपना जो रचनाकार है वो कितनी अच्छे तरीके से रचना करता है किसी भी चीज़ के बारे में, मतलब जो भी चीज़ को वो रचना के द्वारा उस चीज़ को डिफाइन करते हैं। लेखन के देखें तो काफ़ी सारे ऐसे क्षेत्र है जिसमें जैसे कि बाल लेखन हो गया, स्त्री लेखन हो गया, दलित लेखन हो गया, ये जितने भी लेखन दिखाई दे रहे सभी का जो टॉपिक है वो किसी एक चीज़ से रिलेट रहता है, जिसमें किसी एक चीज़ के बारे में मतलब जो भी टॉपिक है, जैसे यहाँ पे स्त्री से रिलेटेड हो गया, यहाँ पे बाल मतलब कि बच्चों से हो गया। तो इस तरीके से ये जो लेखन है ये किसी न किसी चीज़ से रिलेटेड है जिसमें इन्हीं के बारे में डिफ़ाइन किया जाता है। सभी लेखन का जो रूप है, जो इनकी शब्दावली है, वाक्य संरचना है, ये काफ़ी ज़्यादा अलग अलग होती है। इसलिए सभी को जो है लेखन के लिए अलग अलग जो एक विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है, मतलब कि इसके अंदर सभी चीज़ों को समझने के लिए जो स्पेशलिस्ट पर्सन होने चाहिए ताकि उसको इस चीज़ के बारे में समझ होनी चाहिए, समझ सके आसानी से। जो पत्रकारिता हो गया, लेखन में समाचार पत्र के लेखन के अतिरिक्त काफ़ी ज़्यादा हमारे दूसरे लेखन भी है, जैसे कि विज्ञापन लेखन, फीचर लेखन हो गया, संपादकीय लेखन आदि का रूप भी यहाँ पे देखा जा सकता है। यहाँ संपादकीय लेखन के संबंध में विस्तार से चर्चा की जा रही है, मतलब ये लेसन के बारे में बता रहा है कि यहाँ पर इस चीज़ को हम डीपली डिफाइन कर रहे हैं। तो ये तो हो गया मीनिंग के बारे में, इनके इंपॉर्टेंस के बारे में, इनके टाइप्स के बारे में। अब हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है संपादक और संपादकीय, कि संपादक तो एक व्यक्ति को कहा जाता है और जिस चीज़ को वह संपाद करता है उसको बोलते हैं संपादकीय। तो दोनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। किसी भी संपादकीय का जो लेखक है वही संपादक होता है, मतलब कि जो भी काम कर रहा है संपादकीय का उसका जो राइटर होगा उसी को हम बोलते हैं संपादक। जो किसी भी पत्र के बारे में, मतलब जो कोई भी जो एक लेटर हो गया या पत्रिका से जुड़ा हुआ होता है, मतलब कि कोई भी जो लेटर है उससे रिलेट जो रहता है पर्सन जो कि उस चीज़ को लिखता है उसी को हम कहते हैं संपादक। संपादकीय लेखन का जो कार्य होता है वैसे तो मुख्य संपादक का ही होता है, जो सबसे ज़्यादा मुख्य व्यक्ति है, मुख्य संपादक है उसी का होता है। लेकिन जो मुख्य संपादक के साथ साथ जो सहायक संपादक हो गए, सहायक संपादक का मतलब ये है कि संपादक के साथ में ऐसे व्यक्ति जो कि उसके हेल्प के तौर पर जुड़े हुए हैं वो हो गए उनके सहायक संपादक। उप संपादक हो गए, उप संपादक का मतलब ये है कि संपादक के साथ में एक दूसरा उप संपादक है। समाचार संपादक भी संपादकीय लेखन का काम करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ मुख्य संपादक ही सारे संपादकीय काम को करेंगे, उनके साथ में जो उनके सहायक है, उप संपादक है, ये सब भी उनके लेखन के काम का जो एक कार्य है उस चीज़ को वो कंप्लीट करते हैं। जो संपादक है वो किसी भी पत्र या पत्रिका का मुखिया होता है, क्योंकि वही मेन आदमी है, इस वजह से यहाँ पे क्या कहा जा रहा है मुखिया होता है। उस पत्र या पत्रिका में जो छपने वाली सभी सामग्री का वही अधिकारी होता है, मतलब कि उस पत्र में जो भी चीज़ को हम छापेंगे, जिस भी सामग्री को उसमें दिखाया जाएगा, उसका जो मेन अधिकारी है, मेन जो पर्सन है वो संपादक ही रहता है। छपने वाली जो जितनी भी सामग्री है इसके विधि निषेध का जो निर्णय है वही लेता है, मतलब कि कौन कौन से चीज़ को दिखाना है, कौन सी चीज़ को नहीं लिखना है, मतलब कि लेखन के बारे में, पत्र के बारे में, पत्रिका के बारे में जितने भी डिसीज़न होते हैं, जो भी चीज़ को इम्प्लीमेंट करना है, जिस भी चीज़ को हटाना है, कितना उसमें इंक्रीजमेंट करना है, कितना डिक्रीजमेंट करना है, इन सभी का जो एक डिसीज़न है वो संपादक के द्वारा ही लिया जाता है, इसलिए उसे एक मुखिया के तौर पर मानते हैं। ये जो एक
संपादक हो गया, ये समसामयिक विषयों को ध्यान में लिख रखकर जो लेख लिखता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, संपादकीय कहा जाता है। मतलब कि वो क्या करेगा, जो भी उसका टॉपिक रहेगा उसको ध्यान में रख के देन उसके बाद में उस चीज़ को वो लिखता है, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, संपादकीय कहा जाता है। संपादकीय जो है वो किसी भी समाचार पत्र हो गया, पत्रिका की जो रीति नीति है इसका एक दर्पण होता है, मतलब एक मिरर के जैसा हो जाता है। ये एक खिड़की है जिसके पार से जो समाचार पत्र, इसकी जो आवाज़ है उसी की मुखर नहीं होती, बल्कि इसके अलावा जो युग चेतना की जो अनगुझ भी सुनाई देती है। इसके माध्यम से क्या किया जा सकता है, समाचार पत्र हो गया और उसके संपादक का जो एक व्यक्तित्व है, मतलब कि जो संपादक जो पर्सन है उसका जो व्यक्तित्व है वही उसका ज़्यादा मुखरित होता है, मतलब कि वही ज़्यादा प्रदर्शित होता है, प्रतीत होता है। एक संपादक क्या करता है, अपने समाचार पत्र को लोकप्रिय बनाने के लिए, मतलब काफ़ी ज़्यादा उसको फेमस करने के लिए, लोगों की पसंद बनाने के लिए और अच्छी तरीके से उसको चलाने के लिए कितने भी प्रयत्न क्यों ना करें, मतलब कितना भी ज़्यादा अपनी तरफ से एफर्ट क्यों ना लगा ले, यदि वह अच्छा संपादकीय प्रश्न नहीं देता है तो उसका सारा परिश्रम, उनके सारे प्रयत्न को निष्फल को सिद्ध कर दे हो जाते हैं। देखो इस लाइन का मतलब ये है कि अगर मान लो जो संपादक है जो कि इस चीज़ को लिखेगा, ये कोई दूसरा ही पर्सन हो गया, उसके सहायक ही क्यों ना हो गए, वो चाहे कितनी भी ज़्यादा मेहनत कर ले, लेकिन जो उसका लेटर है, मतलब उसका जो पृष्ठ है, पेज है, अगर उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी नहीं दिखाई दी तो उसके मेहनत का कोई भी फल नहीं मिलेगा। ये बिल्कुल सिंपल सी बात है और हर चीज़ में देखने को मिलती है कि चाहे हम कितनी भी ज़्यादा एफर्ट्स क्यों ना लगा लें, लेकिन जो हमारा जिस पे बेस्ड रहता है, जिस चीज़ के मतलब जो हमारी जो मेहनत है जिसके लिए किए जाते हैं, अगर हम उसी चीज़ को अपना 100% दे के नहीं करते तो हमारा जो मेहनत है, हमारी जो एफर्ट्स रहते हैं, ये सारे के सारे वहाँ पर निष्फल हो जाते हैं, मतलब कि वो काम के नहीं रहते। सच है कि समाचार पत्र में जो सबसे महत्वपूर्ण संपादकीय जो है वो पृष्ठ ही होता है, मतलब कि सबसे ज़्यादा जो मेन चीज़ है वो उसका पेज ही होता है, जिस पर एक संपादक अपने व्यक्तित्व की जो छाप छोड़ सकता है, मतलब कि वो किस टाइप का, किस व्यक्तित्व का पर्सन है, मतलब किस तरीके से वो लिखता है, उसके पास में स्किल कितनी है, वो कितना ज़्यादा इंटेलिजेंट है, इन सभी का जो मेन चीज़ है, मतलब वो कितना ज़्यादा इंटेलिजेंट है, कितना ज़्यादा उसके पास में स्किल है, ये सारी चीज़ें उसके पृष्ठ के द्वारा ही दिखाई देती है कि वो कितना ज़्यादा स्किलफुल पर्सन है, कितना ज़्यादा इंटेलिजेंट है, कितनी ज़्यादा उसके अंदर ये कैपेबिलिटी है कि वो सारी चीज़ों को सही तरीके से डिफाइन कर रहा है। मतलब कि शेष तो समाचार है जिनको समाचार संपादक या रिपोर्टर अपने परिश्रम से तैयार करते हैं। वैसे तो संपादकीय पृष्ठ के अंतर्गत, मतलब जो भी उनका जो पेज रहता है उसके अंदर अग्रलेख हो गया, विशेष सामयिक लेख हो गया, फीचर, समाचार पत्र, संपादक के नाम हो गया, पत्र हो गया, राजनीतिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक जो समीक्षा है उसकी जो भी एक टिप्पणी है, कार्टून है, विधि स्तंभ भी होते हैं। लेकिन इनमें से जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है अग्रलेख या संपादकीय। उसके बाद है संपादकीय जो पृष्ठ है, सामान्यतः समाचार पत्र के बीच का पृष्ठ होता है, मतलब कि जो जितने भी ऐसे पेज रहते हैं, मान लो टोटल पेज जितने हैं उनमें से जो बीच का पेज है, मिड जो पेज है, वो ही उसका संपादकीय पृष्ठ रहता है। इसमें मतांतर स्थान पाते हैं जो किसी भी विषय क्षेत्र से संबंधित हो जाते हैं, मतलब किसी भी टॉपिक से रिलेट हो सकते हैं। इसमें विधि समस्याओं का जो भी एक प्रस्तुतिकरण हो गया, मतलब जो भी चीज़ को उसमें प्रेजेंट करेंगे, विश्लेषण करेंगे या उस पर कोई भी हम टिप्पणी कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें उसके अंदर दिखाई जाती है। ये समस्याएं हो गए या विषय मानव रुचि के जो व्यापक संदर्भ से जुड़े हुए होते हैं, मतलब इस चीज़ से रिलेट रहते हैं। समाचार पत्र की जो भी एक नीति है, विचारधारा है, ये उनका जो एक स्तंभ हो गया, सर्जक पाठकों को देर तक अपने से जुड़े रखते हैं, मतलब कि उसको काफ़ी देर तक लोगों के साथ में कनेक्ट करे हुए उस चीज़ को रखे रहते हैं। मतलब ये एक तरीके से हम सिंपल तरीके से ये कह सकते हैं कि उसमें उसको इंटरेस्ट बना के रख सकते हैं, बनाए रखते हैं, बना के भी रख सकते हैं और बनाए रखते हैं। इस वजह से ये उनका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग पेज हो सकता है। प्राय जो होता है गंभीर पाठक सबसे पहले अग्रलेख या संपादकीय ही पढ़ा करते हैं, मतलब कि एक हो जाता है लोगों का कि हम सबसे पहले क्या पढ़ना चाहते हैं किसी भी पृष्ठ के बारे में, मतलब चाहे वो कोई बुक हो, चाहे न्यूज़पेपर हो, मतलब कुछ भी चीज़ हो, हमारी जो पसंद हो जाती है कि हम सबसे पहले उसी चीज़ को देखते हैं। तो ये इस चीज़ से जुड़ी हुई है। वर्तमान समय में ऐसा इसलिए भी और स्वाभाविक हो चला है क्योंकि समाचारों को दूरदर्शन पर देख सुन लिया जाता है। प्रमुख समाचार वही हुआ करते हैं, मतलब कि जो मेन चीज़ें हैं जो न्यूज़ जैसी है वो आजकल हम टेलीविज़न में या अपने फ़ोन के थ्रू भी देख लेते हैं।
फिर भी छपे अक्षर जो है, मान लो फिर भी जो न्यूज़पेपर जैसे हो गए उसमें छपे अक्षर हो गए, विस्तृत विश्लेषण के साथ में उन्हें प्रस्तुत करते हैं। इसलिए आज के टाइम में भी जो न्यूज़पेपर है इसकी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब कि देखो, न्यूज़ को हम काफ़ी जगह से देख सकते हैं, टेलीविज़न से देख सकते हैं, फ़ोन से देख सकते हैं, अपने लैपटॉप से देख सकते हैं। फिर भी देखोगे कि घर घर में आजकल न्यूज़पेपर लेते हैं, क्योंकि उसका एक अपना अलग ही महत्व है, इस वजह से उसे पढ़ा जाता है। लेकिन संपादकीय का जो स्थान है, ना दूरदर्शन ले सकता है, मतलब ना तो उसकी टीवी ले सकता है, ना आकाशवाणी मतलब कोई भी रेडियो ले सकता है। इसलिए पत्र और संपादकीय का जो महत्व है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही चला जा रहा है। मतलब इसकी जो फीचर है, इसकी जो कैरेक्टर है, इसके जो मेरिट्स है, वो इस तरीके से है कि आज के टाइम में भी वो चलती आ रही है और चलेगी भी। मतलब कि ऐसा नहीं है कि उसको लोग अब पसंद करना छोड़ देंगे। इसका ये एक अलग ही इम्पोर्टेंट है, अलग ही इम्पोर्टेंस है। तो इसको हम ये नहीं कह सकते कि इसकी जगह पे टेलीविज़न ले लेगा या रेडियो ले लेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये दिन प्रतिदिन चलता ही जाएगा, क्योंकि इसका जो महत्व है, इम्पोर्टेंस है, वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। उसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, संपादकीय का स्वरूप। अब इस कॉन्सेप्ट के अंदर बताया गया है कि जो संपादकीय होता है उसका किस तरीके से नेचर है, स्वरूप है, किस तरीके से जो सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। तो सबसे पहले है संपादकीय अग्रलेख जो है, ये संपादकीय स्तंभों में नियमित लिखा जाने वाला एक लेख है। मतलब कि इसे रेगुलर तौर पर एक लेख के रूप में लिखा जाता है, इंक्लूड किया जाता है। इनकी जो शब्द सीमा है ये कुछ भी हो सकती है, किंतु एक आदर्श संपादकीय माने तो 500 से लेकर 1000 शब्दों तक होता है। मतलब कि ऐसे तो लिमिट नहीं है इनके शब्दों पर, लेकिन अगर हम नॉर्मली बात करें, जनरली बात करें, तो यहाँ पे 500 से लेकर 1000 के बीच में इसके शब्दों का जो एक लिखने का जो एक तरीका है, लेख है, वो 500 से 1000 शब्दों के बीच में रहता है। ये प्राय संपादक द्वारा खुद ही लिखा जाता है। मतलब कि ऐसा नहीं है किसी सहायक द्वारा, किसी जो संपादक है उसके द्वारा लिखवा लिया जाए, तो ऐसा नहीं होता। ये जो है संपादक द्वारा खुद से ही लिखा जाता है। अपनी इच्छा और अधिकार से जो संपादक है वो संपादकीय लिखने का पूरा दायित्व, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेता है। अपने किसी सुयोग विश्वासपात्र सहकर्मी को भी सौंप सकता है। अगर संपादकीय जो संपादक लिखने वाला जो व्यक्ति है, ऐसे तो वो खुद ही लिखता है, लेकिन अगर उसकी इच्छा है, उसको किसी सामने वाले पर्सन पे विश्वास है, फुल ट्रस्ट है, देन उसके बाद ही वो अपने काम को सौंप सकता है। अदरवाइज वो नहीं सौंप सकता, क्योंकि इसकी जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेन जो दायित्व है, वो संपादक का खुद ही रहता है। ये सामूहिक समस्याओं या घटनाओं हो गया, कोई विशेष समाचार हो गया, पर संपादक की टिप्पणी होता है जो समाचार पत्र की रीति नीति को सामने रखता है। मतलब कि समाचार पत्र में किस तरीके से सारी चीज़ों को डिफाइन किया, उसकी रीति नीति को यहाँ पर प्रेजेंट किया जाता है। इसमें समाचार से रिलेटेड चाहे तथ्य हो, समाचार की चाहे वो पृष्ठभूमि हो, समाचार के चाहे वो दूरगामी प्रभाव क्यों ना हो, घटनाओं के कारण की व्याख्या हो या आलोचनात्मक कोई सजेशन हो, सुझाव हो, कोई प्रशंसा हो, कोई यहाँ पे मार्गदर्शन दिया गया हो, कोई चेतावनी होगा, या कोई भी इस तरीके से मनोरंजन जो हो गया आदि पर बल दिया जाता है। मतलब ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर इंक्लूड की जाती है। समाचार पत्र और पत्रिकाओं के संपादकीय में अंतर होता है कि जो समाचार पत्र होता है और जो पत्रिकाएं होते हैं, दोनों में डिफरेंस होता है। दोनों का जो एक संपादकीय क्रिया है, जो पूरा प्रोसेस रहता है, प्रक्रिया रहता है, तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। संपादकीय पत्र का जो संपादकीय महत्वपूर्ण है, ये समसामयिक घटना हो गया चाहे विशेष समाचार पत्रों पर बिल्कुल केंद्रित हो जाता है, जबकि जो पत्रिका का जो संपादक है वो अपने संपादकीय चर्चा के अतिरिक्त जो पत्रिका के अंग की जो सामग्री के विषय में, जो पत्रिका का जो भी ऑब्जेक्टिव है आदि के विषय में भी चर्चा करता है। मतलब दोनों का जो एरिया है, या दोनों का जो काम करने का तरीका है, या दोनों के अंदर काम करने वाले जो मेन क्रिया है, वो दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा अलग अलग रहता है। मतलब अलग अलग चीज़ों को यहाँ पर इंक्लूड किया जाता है, सम्मिलित की जाती है। वह अपनी पत्रिका के अंग की योजना और समस्याओं आदि के विषय में भी चर्चा कर सकते हैं। अगर हम संक्षेप में बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि जो संपादकीय है अथवा अग्रलेख किसी समसामयिक घटना अथवा महत्वपूर्ण, मतलब काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो समाचार है, इसके संक्षेप में तथ्यों के जो विश्लेषण है, मतलब इसको जब एनालाइज करेंगे, इसका एक आलेख होता है जिसे संपादक अपनी कलम से, मतलब खुद से ही अपने समाचार पत्र की रीति नीति के अनुरूप, मतलब उसका जो समाचार पत्र की जो एक रीति नीति हो गया, मतलब कि किस तरीके से लिखा जाना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है। जो रोचक ढंग से प्रस्तुत किया जो जाता है, यह आलेख पाठक को, मतलब जो पाठक रहता है, जिसको हम बोलते हैं पढ़ने वाला व्यक्ति, पाठक को उसका महत्व समझाता है और उसकी जो विचारधारा है, मतलब उसके जो भी एक पर्सनल ओपिनियन है या जो भी एक थिंकिंग है, जिस भी नेचर का वो आदमी है, मतलब उसकी पर्सनली थिंकिंग क्या है, विचारधारा क्या है, उसको अनुरूप मोड़ने का प्रयास करता है। मतलब कि उसको अपने अकॉर्डिंग करने की कोशिश करता है।
तो ये था हमारा संपादकीय लेखन का जो एक स्वरूप था। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस कर लिया। अब इसके बेस पर यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स भी है। देखो ये फिल इन द ब्लैंक्स जो इस तरीके से दे रखे हैं, आपके एग्जाम में इस तरीके से ना आए, लेकिन इससे थोड़े से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। यहाँ पे देखो संपादकीय कौन लिखता है, आदर्श संपादकीय कितने शब्दों का होता है, और यहाँ पे देखो हमने इस चीज़ को डिस्कस किया 500 से लेके 1000 के बीच में होता है। अब आप ये सोचोगे कि मान लो ये जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में आ जाए, तो आप वहाँ पे सिंपली ये थोड़ा ना लिख सकते हो 500 से 1000। वहाँ पर देखो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी है और ये कॉलेज में हो, आप स्कूल में नहीं हो कि आप अपनी मैम से कह दोगे, अपने सर से कह दोगे कि आपने तो इतना ही करवाया था, तो इस वजह से देखो एग्जाम में क्या है कि क्वेश्चन चाहे आपका इस तरीके से पूछे जो कि 1 वर्ड में बनता है, लेकिन आपको कभी भी इस चीज़ को नहीं लिखना है। मतलब 500 से 1000 जो वर्ड्स लिमिट है वो तो लिखना ही है, लेकिन साथ में आपको क्या करना है, संपादकीय के बारे में भी डिफाइन करना, उससे रिलेटेड जो भी आपके मन में या जो भी आपने लर्न किया होगा, जो भी आपने समझा होगा कॉन्सेप्ट को, उन सभी को भी लिखना, क्योंकि उसके द्वारा ही अगर आप इस तरीके से ही आंसर को अटैम्प्ट करते हो तभी जाके आपके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। तो आप ऐसा बिल्कुल मत करना कि अगर कोई क्वेश्चन 1 लाइन में पूछे तो आप बिल्कुल 1 लाइन में ही बोल के उस चीज़ को ख़त्म कर दें, क्योंकि यहाँ से आपको फुल मार्क्स नहीं मिलते हैं। तो इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखना एग्जाम में। उसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है संपादकीय के भेद, कि कितने टाइप्स के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। संपादकीय विषय वस्तु की दृष्टि से ऐसे देखें तो काफ़ी सारे इसके टाइप्स हो सकते हैं, किंतु उनका स्वर कैसा है, उनका उद्देश्य क्या है, मतलब कि उनका ऑब्जेक्टिव कैसा है, और कहे तो किस दृष्टि से मूल रूप में लिखे गए। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखकर उसके बाद ही हम देखते हैं या सोचते हैं कि संपादकीय लेखन के कितने टाइप्स हो सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों को सोच के मान लो कोई भी जो पर्सन है जो कि संपाद को लिखने वाला व्यक्ति है, तो उसे इस चीज़ को ध्यान में रखा जाता है कि वो जो जिस टॉपिक के ऊपर वो संपाद लिख रहा है तो वो कितने टाइप्स के हो सकते हैं, उसमें कौन कौन से उद्देश्य हो सकते हैं, उसका जो दृष्टि है करने का वो कैसा है, उसका स्वर कैसा है, तो इन सारी बातों का ध्यान में रख के और उसके बाद में ही जो संपादकीय है इसके टाइप्स को, इसके प्रकार को निर्धारित कर सकते हैं। तो कुछ संपादकीय ऐसे होते हैं जो आलोचनात्मक होते हैं, इसमें किसी समसामयिक घटना हो सकता है या कोई विशेष समाचार की जो प्रस्तुति है वो आलोचना के रूप में यहाँ पर की जा सकती है। कुछ संपादकीय ऐसे भी हो सकते हैं जो कि काफ़ी प्रशंसा वाले हुआ करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिसमें उस घटना का समर्थन किया जाता है, उसको थोड़ा सा अपनी तरफ से सपोर्ट किया जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ संपादकीय इस प्रकृति के होते हैं जिसमें किसी घटना या समाचार का एनालाइज किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है, और वहीं देखी जाए तो इसकी व्याख्या भी की जाती है, एक्सप्लेनेशन भी की जाती है। इस उनके दूरगामी प्रभाव आदि को रेखांकित किया जाता है, मतलब कि इसके कौन कौन से इफेक्ट हो सकते हैं, इन सभी चीज़ों को भी देखा जाता है। तो हम देखें अगर टोटली बात करें इन सभी को, अगर हम थोड़ा सा इन सारी बातों पे ध्यान दें तो बेसिकली यहाँ पर जो कुछ पॉइंट है संपादकीय लेखन के, तो सबसे पहले है पक्ष समर्थक, जिसको हम बोलते हैं प्रशंसात्मक संपादकीय। सेकंड है आलोचनात्मक संपादकीय। उसके बाद में जो थर्ड है ये है आंदोलनात्मक संपादकीय। इसके बाद में व्याख्यात्मक संपादकीय, और जो लास्ट है विविध संपादकीय। तो इस तरीके से इसके टाइप्स हैं, जिसके अकॉर्डिंग सभी जितने भी टाइप्स दिए गए हैं सबका अपना अपना एक फीचर है, सबके अंदर मतलब जितने भी ये संपादकीय दिखाई दे रहे हैं इनके टाइप सभी का अपना अपना एक एरिया है जिसमें किसी न किसी टॉपिक को यहाँ पर डिफाइन किया जाता है। तो आई होप ये सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे। उसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है संपादकीय के तत्व और गुण। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम ये समझेंगे कि जो संपादकीय होते हैं इसके अंदर कौन कौन से तत्व को सम्मिलित किया जाता है और उसके कौन कौन से गुण होते हैं, डीमेरिट्स होते हैं। सबसे पहले देखो एक अच्छे संपादकीय के लिए कुछ तत्व या गुण निर्धारित किए जाते हैं, मतलब पहले से उस चीज़ को सेटअप कर लिया जाता है, फिक्स कर लिया जाता है। अगर हम महत्वपूर्ण समसामयिक घटना के बारे में या विशेष समाचार ईमानदारी से एवं निष्पक्ष विश्लेषण तथ्यों से प्राप्त निष्कर्षों एवं निज मत हो गया, संक्षिप्त टिप्पणी हो गया, जो उनका आत्मीयता विश्वसनीयता हो गया, रोचकता हो गया, आलोचना प्रशंसा सुझाव मार्गदर्शन अथवा चेतावनी का स्वर मुखरित होता है। मतलब कि पहले से ही अगर संपादकीय को एक गुण प्रदान करना है या देखना है कि संपाद में गुण है या नहीं है, तो कुछ बातें हैं जिसको उसके अंदर देखा जाता है कि इस चीज़ के अंदर सम्मिलित है या नहीं है। सबसे पहले देखो जो डॉक्टर अर्जुन तिवारी है जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़े पत्रकार, मतलब इनके अलावा भी काफ़ी सारे बड़े पत्रकार हैं जिन्होंने और संपादक के संपादकीय में जो एक प्रभाव रहता है, जो एक इफेक्टिव रहता है, एक साम्यता रहता है, एक निष्पक्षता रहता है, विश्वसनीयता रहता है, मतलब ट्रस्ट रहता है, संक्षिप्तता रहता है, आदि विशेषताओं का होना
बताना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है, इस चीज़ को स्वीकार किया जाता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि संपूर्ण तथ्यों का ईमानदारी से प्रस्तुतिकरण करना, मतलब बिल्कुल ईमानदार होकर उस चीज़ को हमें प्रेजेंट करना है। पुष्टि प्रमाणों पर आधारित होना चाहिए, मतलब किसी भी चीज़ को अगर हमने वहाँ पर दिखाया है तो हमें उसके साथ में प्रमाण के आधार पर बताना, ये नहीं कि सिर्फ हमारे मन में आ रहा तो हम उस चीज़ को वहाँ पे लिख दें। बिल्कुल प्रूफ के साथ में होना चाहिए, पक्षपात से विरत होना चाहिए कि हमें क्या करना है, किसी के साथ में भी पक्षपात नहीं करना। पक्षपात का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि हम किसी के फेवर में आ रहे हैं या किसी के फेवर की तरफ से हम बातचीत कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है। मतांतर का प्रकाशन हो गया, अपने विवादास्पद निर्णयों में संशोधन हेतु तत्परता हो गया, जो हमारा एक अंतरात्मा के प्रतिकूल जो विचार है न प्रकाशित करने की दृढ़ता होगी। तो मतलब इस सारी चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है कि हमें किसी भी तरीके से एक गलत व्यक्ति नहीं बनना है। हमें हमेशा अपने सारे काम को बिल्कुल ईमानदारी से करना है, तभी जाके जो एक संपाद है वो बिल्कुल गुण से हो सकते हैं और उनके अंदर जो भी तत्व को हम सम्मिलित करेंगे, जिन भी तत्वों को हम वहाँ पे दिखाएंगे बिल्कुल गुण से रहेंगे, मतलब कि उनके अंदर जो एक गुण वाले गुण पाए जाते हैं वो सारे वहाँ पर दिखाई देंगे। इन्हीं सिद्धांतों हो गया निर्देशों के अनुरूप यदि अग्रलेख या संपादकीय प्रस्तुत किया गया है तो निश्चय ही वो संतुलित होगा, प्रमाणिक हो गया, जो भी हमारा उत्तेजना रहित हो रहेगा और मंगलकारी रहेगा, मतलब कि बिल्कुल हर तरीके से वो एक परफेक्ट संपादकीय लेखन होगा। तो ये इसके कुछ गुण थे। उसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है संपादकीय लेखन के लिए अनिवार्य बातें। संपादकीय लिखना बहुत जिम्मेदारी का काम होता है, ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है क्योंकि ये सभी को पता भी होना चाहिए, क्योंकि संपाद जो है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पर्सनली कोई चीज़ है जिसे हम गलत करें सही करें सिर्फ हमारे तक रहेगा, उसे काफ़ी सारे लोगों तक तो पहुँचाया जाता है। तो उसके अंदर जो भी हम काम करें काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदारी से लेना पड़ता है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे तरीके से हमें निभाना होता है। यह केवल संपादक के व्यक्तित्व को ही नहीं जो दर्शाता बल्कि समूचे राष्ट्रीय समाचार पत्र का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि जो भी एक संपादक है वो अगर संपादकीय लेखन लिखता है तो उसने जो चीज़ लिखा है तो वो पर्सनली जो उसका व्यक्तित्व है उसको भी दर्शाएगा, साथ ही साथ जो एक समाचार पत्र का जो पूरा प्रतिनिधित्व करेगा, क्योंकि हमें पता चल जाता है कि ये जो संपाद है ये इस न्यूज़ के द्वारा बताया गया है, ये जो न्यूज़ है या ये जो संपाद है ये इस न्यूज़पेपर में आया था, इस टीवी के जितने सारे चैनल रहते हैं जिस पे न्यूज़ दिखाई जाती है इन पे दिखाए। तो हम क्या कह सकते हैं कि इसमें सिर्फ व्यक्तित्व को ही नहीं बल्कि समाचार पत्र का प्रतिनिधित्व भी करता है। इसलिए जो संपादकीय है बहुत सोच समझ कर बिल्कुल प्रभावशाली ढंग से इस शैली में लिखना चाहिए कि उसे साधारण पाठक से लेकर गंभीर पाठक तक हर श्रेणी के लोग जो है उसे पढ़ सके। मतलब कि सिर्फ ऐसा नहीं होना चाहिए कि काफ़ी ज़्यादा उसको इजी कर दे या काफ़ी ज़्यादा उसको हम हार्ड कर दे जो सिर्फ कुछ ही लोग उस चीज़ को पढ़ पाए समझ पाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक नॉर्मली व्यक्ति से लेके पाठक से लेके उसे गंभीर से गंभीर जो पाठक है उनके द्वारा पढ़ने लायक होना चाहिए। ये केवल पढ़े लिखे ही नहीं बल्कि उनका ज्ञान बढ़े, जो मतलब कि ये केवल पढ़े समझे ही नहीं बल्कि उनका ज्ञान भी बढ़े, वे जागरूक बने और संपादकीय पढ़कर एक तृप्ति का अनुभव करे, मतलब एक्सपीरियंस ले। इस लाइन का मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ उनको रीड नहीं करना है, रीड करने के साथ में हमारा जो संपाद है वो इस तरीके से होना चाहिए कि उससे नॉलेज में भी इंक्रीजमेंट आ जाए, एक जागरूक बन सके, मतलब उसमें जो भी चीज़ को अगर दिखाया गया है बताया गया है तो हम उसको थोड़ा सा सीरियस लें और अपने उसके प्रति काफ़ी ज़्यादा जागरूक हो सके और उसको पढ़ के एक तृप्ति का एक्सपीरियंस ले, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील करे। एक तृप्ति का अनुभव ना करे तो उसके भीतर एक रचनात्मक तर्क श्रृंखला जन्म लेती है। जो संपादकीय लेखन के संदर्भ में कुछ आवश्यक सावधानियां हमें रखनी चाहिए, कौन कौन सी बातें हैं जो कि हमें काफ़ी ज़्यादा ध्यान में रखने हैं। सबसे पहले है समसामयिक विषय का सुविचारित चयन, मतलब कि जिस भी टॉपिक के बारे में हमें संपाद लिखना है सबसे पहले क्या करना है उस टॉपिक के बारे में विषय के बारे में सुविचारित चयन करना है कि पहले सोच समझ के देन उसके बाद में हमें सेलेक्ट करना है कि किस टॉपिक पर हमें संपाद को लिखना है। विषय या समस्या की जो पृष्ठभूमि है का अधिक से अधिक ज्ञान लेना, मतलब कि जिस भी टॉपिक के बारे में हम लिखना चाह रहे हैं उससे रिलेटेड कौन कौन से ऐसे प्रॉब्लम हो सकते हैं, कौन कौन से ऐसे हमारे लिए जो प्रॉब्लम है जो इशू है जो कि हमें फेस करने पड़ सकते हैं, तो इन सभी का हमें ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान लेना है। संक्षिप्त शैली में समस्या को सामने रखना और जब हमें पता चल जाए कि हमारे संपाद में ये सारे जो प्रॉब्लम है ये आ सकते हैं तो उन सभी को हमें सामने रखना है और हो सके तो उसको सोल्यूशन करना है, उसको सॉल्व करना है जल्दी से जल्दी। समस्या का हमें एनालाइज करना है, विश्लेषण करना है और संतुलित निष्कर्ष प्रस्तुत करना है और हमें जो उसके रिलेटेड में जो भी एक संतुलित जो भी एक सही डिसीजन है उसको हमें यहाँ पर प्रस्तुत करना है।
उसके बाद में नेक्स्ट है विषय अनुरूप भाषा एवं शैली का प्रयोग। कि हमारा जो टॉपिक है हमें क्या करना है, अपने विषय के अकॉर्डिंग ही अपनी लैंग्वेज का यूज़ करना है, अपनी शैली का प्रयोग करना है। कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारा जो टॉपिक है वो जिससे रिलेट है, वो जो लैंग्वेज में हम जिस चीज़ को बता रहे हो वो लैंग्वेज किसी दूसरी ऐसा भाषा आ जाए जो कि उस चीज़ को समझने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो हमें भाषा का, लैंग्वेज का ध्यान में रखना है कि हम किस लैंग्वेज में अपने संपाद को लिखते हैं। उसके साथ में हो सके यथा आवश्यक होना चाहिए कि उद्धरण हो गया, प्रसिद्ध कथनों का प्रयोग करना है। कि ऐसे ऐसे वर्ड्स का यूज़ करना जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे वर्ड हो, जैसे कि यहाँ पे देखोगे हिंदी में देखो यहाँ पे पृष्ठभूमि हो गया, संतुलित हो गया, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा सही होते, काफ़ी ज़्यादा अच्छे भी लगते हैं उनको पढ़ने में, समझने में। तो हमें क्या करना है, अपने संपाद को इस वर्ड में लिखना है ताकि उसका जो इफेक्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर हो सके। प्रभावशाली शीर्षक निर्माण करना है। जो भी उसका टाइटल है उसको हमें प्रभावशाली तरीके से निर्माण करना है, मतलब कि एक प्रभावी तरीके से उसको हमें सोचना है कि इसका क्या एक सही टाइटल हो सकता है। रोचकता होना चाहिए, सहज प्रभाव होना चाहिए और प्रभाव डालने वाला गुण होना चाहिए कि हम उसको इस तरीके से बताएं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर इफेक्ट डाल सके। तो ये जो गुण है या ये जो सहजता है, रोचकता है, वो हमारे संपाद में होने चाहिए। वस्तुतः क्या देखोगे, समाचार पत्र का जो सबसे महत्वपूर्ण आलेख होता है वो संपादकीय ही होता है। इस वजह से इनके अंदर जितने भी सामाजिक समस्याएं हैं, घटनाएं हैं, विचार है, उपलब्धियों को लेकर जो एक संपाद है वो संपादकीय लिखा जाता है। तो संपादकीय लेख का आदर्श जनहित की भावनाओं की रक्षा करना, मतलब कि हमें सब चीज़ को एक सही तरीके से करना, हितों का रक्षक, मार्गदर्शक बनना होता है। तो हमें क्या करना है, सामान्य व्यक्ति को, मतलब कि जो भी एक सामान्य व्यक्ति के हित के लिए सही हो, उनके लिए मार्गदर्शक हो सके, रक्षक के रूप में हो सके। तो उन्हीं सारी चीज़ों को हमें लिखना है ताकि सभी व्यक्ति एक बन सके इस तरीके से। संपादकीय समाचार पत्र की वो ताकत होती है जिसे पढ़कर लोग अपनी राय बनाते हैं। इस वजह से हमें क्या करना है, अपनी तरफ से हमेशा सही काम करना है ताकि लोग उसको पढ़ के कुछ गलत ना सोचें या गलत करने की ना सोचें। संपादकीय के द्वारा जो संपादक समाज में रहे या पाठक के सामने जो एक विश्लेषणात्मक तरीके से रखता है, इसलिए जो संपादकीय निष्पक्ष है, समस्या का हमें तर्कसंगत विश्लेषण करना है। बिल्कुल हमारे जो विचार है, सुविचार है, बिल्कुल सहज होने चाहिए ताकि लोग उसे मार्गदर्शन के रूप में ले सके, गंभीर ले सके, मतलब उसको अपने लाइफ में एक जागरूक व्यक्ति के रूप में उस सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सके। जो संपादक है अपनी व्यापक दृष्टि के चलते किसी भी घटना का, अच्छा या बुरा हो गया, विषय का जो अतीत, वर्तमान हो गया, भविष्य से जोड़कर प्रस्तुत करता है। जो संपादक है वर्तमान का सहज जो एक प्रहरी होता है। इस वजह से हमें जो एक संपादक है वो उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखता है, अतीत को भी, प्रेजेंट को भी और फ्यूचर को भी। संपादकीय लेख पाठक की जो भी एक जिज्ञासा है शांत करने के साथ साथ उसे वास्तविक स्थिति से अवगत कराता है कि वास्तविक जो कंडीशन है, सिचुएशन है, वो कैसी है, वो भी चीज़ को उसके अवगत कराता है, बताता है। समाचार पत्र में संपादक की सबसे बड़ी जो पहचान है वो विशेषता ये है कि उसमें कोई भी विज्ञापन नहीं होता। उनके लेख के समय भाषा, शैली, विषय की गंभीरता सभी का ध्यान रखना होता है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। उसके बाद में जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है संपादकीय की भाषा। अब हम इसके सिर्फ और सिर्फ भाषा के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से होना चाहिए, किस तरीके से हमें उस चीज़ को यूज़ करना है। अब जैसे कि पूरे लेसन में हमने इस चीज़ को बार बार डिस्कस किया है कि जो संपादकीय है ये बहुत ही ज़्यादा उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य है, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है इस कार्य के दौरान एक संपादक को निभाने होते हैं। इस वजह से ये जो समाचार पत्र की बौद्धिक क्षमता, उसकी तर्कशीलता, उसकी दूरगामी सोच, निष्पक्षता का पर्याय होता है कि वो जो व्यक्ति है जो कि इस चीज़ को लिखेगा उसका बौद्धिक क्षमता कितना, वो कितना ज़्यादा स्किलफुल पर्सन है, कितना ज़्यादा तर्कशीलता है, सारी चीज़ों को तर्क से लेता है, कितना ज़्यादा फ्यूचर के बारे में मतलब दूरगामी सोच रखता है, निष्पक्षता रहता है। तो ये सारे जो चीज़ है, गुण है, वो एक संपादक के पास में रहता है, तभी एक वो बेहतर संपादकीय जो पूरा काम है वो कर सकता है। संपादकीय जो है संपादक की उसकी एक सृजनात्मक शक्ति हो गया, बौद्धिक कौशल हो गया, संवेदना की कसौटी होती है जिस पर उसे खरा उतरना होता है, मतलब कि जिस पे उसको रहकर ये सारे जो चीज़ है, ये सारे जो फीचर है, ये सारे उसको अपने कैरेक्टर के अंदर इम्प्लीमेंट करने होते हैं, लेके चलना होता है। संपादकीय लेखन के अग्रभाग में जो विषय संबंधी घटना लिखे जाते हैं, मध्य भाग में विषय की आलोचना हो गया
उसकी व्याख्या हो गया, मतलब उसके बारे में जो भी एक्सप्लेनेशन करेगा, डिस्कस करेगा, उसका विश्लेषण किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है, और लास्ट में जाके और उसका अंतिम भाग जो है वो निष्कर्ष का होता है। यह निष्कर्ष चाहे उसका सजेशन हो, परामर्श हो, मतलब कि उसको हम कोई भी एक सजेशन दे रहे हैं, कोई भी एक चेतावनी दे रहे हैं, या कोई भी एक संघर्ष की प्रेरणा के रूप में हो सकता है, तो हमें निष्कर्ष को जरूर से देना होता है। अतः तो हम क्या कह सकते हैं कि समाचार पत्र में जो संपादकीय की जो भाषा है, ये समाचारों की भाषा से अलग और थोड़ी सी यहाँ पे विशिष्ट रहती है, मतलब कि अलग रहती है। किसी भी समाचार पत्र में जो संपादकीय है काफ़ी ज़्यादा बड़ा महत्वपूर्ण होता है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इसलिए जो पाठक है मुख्य समाचार पत्रों को पढ़कर संपादकीय को बड़े ध्यान से पढ़ता है, क्योंकि वो जो चीज़ है उसको लोग भी इम्पोर्टेंट देते हैं, क्योंकि उसको लिखने की जो एक सहजता है, एक विशेषता है, एक विश्लेषण है, काफ़ी ज़्यादा उसको हम इम्पोर्टेंट मानते हैं। तो लिखने वाला व्यक्ति भी और पाठक भी दोनों ही इस चीज़ को एक सावधानी से लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा उसको सीरियस तरीके से लेते हैं। उसके बाद में ज़्यादातर देखोगे आप संपादकीय की जो भाषा रहती है समाचार के आमों की तरह काफ़ी ज़्यादा प्रभावकारी रहता है, आकर्षित करने वाली नहीं होती, बल्कि उसमें विषय की जो सार्थकता हो गया, उसका जो ज्ञानवर्धन हो गया, वो यहाँ पर देखने को मिलती है। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें, अगर हम किसी मतलब दूसरे तरीके से इस चीज़ को समझने की कोशिश करें, तो संपादकीय लोक सेवा जो है पत्रकारिता का काफ़ी ज़्यादा श्रेष्ठ माध्यम हो गया। समाचार पत्र का संपादकीय का अपना ही एक दृष्टिकोण हो जाता है, जो जन चेतना का प्रहरी अथवा प्रवक्ता भी हो सकता है। संपादकीय में भाषा और शैली के विषय के अनुरूप होना चाहिए। जो संपादकीय में जिस भी भाषा का या जिस भी शैली का हम यूज़ कर रहे हैं वो हमारे विषय के बिल्कुल अकॉर्डिंग होना चाहिए, जिससे कि सामान्य पाठक से लेके जो भी एक विशिष्ट बुद्धिजीवी वर्ग है, मतलब कि सामान्य पाठक कौन हो गया, एक नॉर्मल से नॉर्मल व्यक्ति जिसको इतना अच्छा खासा ज्ञान नहीं है, उससे लेकर एक विशिष्ट बुद्धिजीवी वर्ग जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट है, जिसके पास में काफ़ी सारे स्किल है, तो एक नॉर्मल व्यक्ति से लेके एक विशिष्ट व्यक्ति तक सभी इस चीज़ को पढ़ सके और वास्तव में जाके संपादकीय समाचार पत्र की ये एक आत्मा होती है। तो यहाँ पे जाके आपके जो सारे कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट हो गए। यहाँ पे देखो इसके बेस पे क्वेश्चन भी है और फिल इन द ब्लैंक्स भी है। उसके बाद में जो नेक्स्ट है संपादकीय एक उदाहरण, तो यहाँ पे देखो एक उदाहरण दिया गया है, जासूसी के आकाश में ये चंद गुब्बारे। तो यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है, इसको आप ज़रूर से रीड करना। इसकी जो PDF है ये मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूँगी, वहाँ से आप इस चीज़ को रीड ज़रूर से करना, क्योंकि इसको मैंने रीड किया था, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा नॉलेज वाली चीज़ें हैं, तो इसको आप ज़रूर से रीड करना। और इस सबसे इम्पोर्टेंट बात बता दूँ मैं आपको, जैसे कि मैं आपको एक सजेशन देती हूँ कि एग्ज़ाम में आप किस तरीके से आंसर को अटैम्प्ट करना। तो ये तो चलो एक उदाहरण दे रखा है, इसको आप ज़रूर से रीड करना। मैं अब आपको बताती हूँ कि किस तरीके से आपको लिखना है। देखो अगर एग्ज़ाम में आता है संपाद के बारे में और बोलता है कि संपादकीय किसे कहा जाता है, उदाहरण सहित बताइए, तो आप उस कंडीशन में क्या करना, अपने एग्ज़ाम को अच्छे तरीके से अटैम्प्ट करना। और कैसे करोगे आप, सबसे पहले तो आप एक्सप्लेन करना कि संपादकीय है क्या। आपके मन में जो भी चीज़ें आती हैं उसके टाइप्स आते हैं, उसके टाइप्स को डिफाइन करो। आपको उसके बारे में, भाषा के बारे में थोड़ा सा आइडिया है तो उसको आप डिफाइन करो। लास्ट में जाकर उसने बोला है स्पेशली कि उदाहरण सहित बताइए, तो ये जो उदाहरण आपको दिखाई दे रहा है ये मैंने आपको दिखाया, यहाँ से स्क्रॉल करके ये देखो ये, तो ये इस उदाहरण को आप ज़रूर से देख लेना। अगर ये उदाहरण अगर आपको याद रहता है तो आप इसी को एज इट इज़ लिख देना, और अगर आपको ये याद नहीं रहता है तो ये सारा रीड करके आपको आइडिया ज़रूर से लग जाएगा कि ये उदाहरण किस बेस पर है, किस तरीके से लिखा जाता है। तो इसके बाद आप खुद से भी एक उदाहरण यहाँ पे बना सकते हो, लिख सकते हो, आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि यही एक तरीका होता है ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने का, और इसके अलावा कोई तरीका नहीं होता है। क्योंकि देखो कॉन्सेप्ट को हर एक स्टूडेंट समझता है, सभी के पास में नॉलेज रहता है, लेकिन एग्ज़ाम में कौन कितने अच्छे तरीके से अटैम्प्ट करता है उसके बेस पर ही जो है मार्क्स देखोगे कम ज़्यादा रहते हैं, किसी के कम रहते हैं, किसी को ज़्यादा रहता है। और हो सकता है कि कम मार्क्स वाले स्टूडेंट को भी अच्छा खासा नॉलेज है, बट सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट हो जाता है वो ये होता है कि कौन बेहतर तरीके से अटैम्प्ट करता है आंसर को। तो आप इसको ज़रूर से करना, इससे आपको देखना, आपको रिजल्ट में खुद ही देखने को मिल जाएगा कि आप अगर इस तरीके से बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करते हो तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पे जाके जो हमारा पूरा कॉन्सेप्ट है, पूरा लेसन ही और कहे तो पूरा सिलेबस ही यहाँ पे जाके हमारा कंप्लीट हो गया। मैंने आपके पूरे सिलेबस को डिस्कस कर दिया। यहाँ पे देखो मैं स्क्रॉल करके भी दिखाती हूँ, ये PDF देखो यहाँ पे जाके एंड हो जाता है, मतलब कि हमने पूरे सिलेबस को ही, हिंदी A सब्जेक्ट को ही कंप्लीट कर लिया। कोई भी ऐसा लेसन नहीं है जो कि मैंने स्किप किया होगा।
ये हिंदी ए सब्जेक्ट के आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग 2 यूनिट दिया गया है और 2 यूनिट के अंदर भी जो सेकंड यूनिट है इसमें 4 लेसन है और जो हमारा फर्स्ट यूनिट था उसके अंदर भी 2 लेसन थे। तो मैंने सारे ही लेसन को बिल्कुल स्ट्रक्चर वे में कंप्लीट करवा दिया, सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझा दिया है मैंने। तो यहाँ से जाके आप इजीली सारे क्वेश्चन को मतलब कि सारे क्वेश्चन को सारे कॉन्सेप्ट को समझ लेना। उसके बाद में आप एग्ज़ाम में देखना आपको ज़्यादा बेहतर से बेहतर मार्क्स मिलेगा, क्योंकि आप यहाँ से क्लासेस को देख रहे हो, इट मीन्स आप कॉन्सेप्ट को सही तरीके से समझना चाहते हो और मैं आपको उसी सही तरीके से समझाना चाहती हूँ। तो हम दोनों के लिए बेहतर चीज़ है ये। तो आई होप ये सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे। ये हमारी प्लेलिस्ट का सबसे लास्ट लेसन था, क्योंकि इसके बाद हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया। तो कोई भी ऐसी चीज़ है नहीं जो कि बच गया होगा या मैंने स्किप किया होगा। तो आप सजेशन ज़रूर से देना कि पूरी प्लेलिस्ट आपको कैसी लगी, क्योंकि सबसे लास्ट लेसन है और यहाँ तक अगर आप मेरे साथ बने हुए इट मीन्स आपने सारे लेसन देखे होंगे। अगर हो सकता है अगर किसी लेसन को आपने स्किप भी कर दिया होगा तो उसको आप ज़रूर से देख लेना, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट की नॉलेज लेके और तभी आप एग्ज़ाम देना, तभी आपको एक अच्छे मार्क्स मिलेंगे। क्योंकि अगर कुछ भी चीज़ को अगर आप स्किप करते हो तो कोई ना कोई आंसर जो है वो छूटने की चांसेस हो जाते हैं। तो इस वजह से सारे कॉन्सेप्ट को समझ लेना। पूरी प्लेलिस्ट तैयार करके दे दी है मैंने, तो यहाँ से आप सारे कॉन्सेप्ट को समझ लेना। फीडबैक ज़रूर से देना कि ये पूरी जो प्लेलिस्ट है आपको कैसी लगी। साथ ही जो नेक्स्ट प्लेलिस्ट है आप किस सब्जेक्ट की चाहते हो ये भी ज़रूर से मैसेज करना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि अगर क्लास से रिलेटेड कोई भी आपके पास में सजेशन हो, कोई भी अगर आपके पास में प्रॉब्लम हो तो उसको ज़रूर से शेयर करना, क्योंकि आपके सजेशन से मैं जो क्लासेस है इसकी क्वालिटी को बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करती हूँ। तो अपना सजेशन ज़रूर से देना, क्योंकि अगर मुझे कोई भी स्टूडेंट अगर कोई भी सजेशन देता है तो मैं अपने नेक्स्ट क्लास में उस चीज़ को ध्यान में रखती हूँ। इस वजह से सजेशन अगर आपके पास में कोई हो तो ज़रूर से देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि आज की जो हमारी क्लास है इसमें सब कुछ कंप्लीट हो गया। अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास आएगी वो किसी दूसरे सब्जेक्ट पे आएगी, तो वहाँ से भी आप उस क्लासेस को देखना, ज़रूर से देखना। क्लासेस के साथ बने रहना, चैनल के साथ लंबे टाइम तक बने रहना, क्योंकि इस चैनल पे मैं काफ़ी सारे ऐसे प्लेलिस्ट है जो कि प्रोवाइड करती हूँ। आपके सिलेबस को अगर स्टार्ट किया है तो पूरा एंड करके आपको पूरा प्लेलिस्ट तैयार करके देती हूँ, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। बस ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फीडबैक ज़रूर से देना कि आपको क्लासेस कैसी लगी। चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लेना और दूसरों के साथ में भी शेयर ज़रूर से करना। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, और इसकी जो PDF है ये मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूँगी, और अगर आप चाहो तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।